हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों जैसा हमें विदित है, हम पिछले कुछ दिनों से राजस्थान का भूगोल है इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें हम फिलहाल जो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संपदा उससे संबंधित अध्याय है वो पढ़ रहे हैं। और इसमें 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं और आज इसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं इससे संबंधित उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, अमृता देवी मृगवन, ये पढ़ लिया था। इसके ठीक आगे आज हम शुरू कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में। तो अरावली वृक्षारोपण परियोजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 2000 ईस्वी के बीच यहाँ तक ये पूर्ण हो चुकी थी। अरावली वृक्षारोपण परियोजना, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये बंद हो चुकी थी 2000 में, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। हाल ही 2024 में एक परीक्षा में इसके बारे में प्रश्न पूछा था। तो ये योजनाएं हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, इसलिए मैंने यहाँ इन योजनाओं से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ आप तक प्रेषित करने की कोशिश की है। तो ये योजना जो अरावली वृक्षारोपण परियोजना, ये जापान के सहयोग से राजस्थान के 10 अरावली पर्वतीय जो ज़िले हैं उनमें शुरू की गई थी। कौन कौन से ज़िले थे? अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। कहने का मतलब अरावली के इर्द गिर्द दोनों साइडों में जो भी ज़िले आते हैं, तो अरावली के सारे ज़िलों में ये योजना शुरू की गई थी। अरावली व उसके सारे 10 ज़िलों में योजना शुरू की गई। ज़िलों के नाम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 2-3 बार प्रश्न इन ज़िलों के बारे में पूछा गया कि कौन कौन से ज़िले थे, वो 10 है। तो अलवर है, एक बार पुनः देख लो, अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। ये अगर आप मैप में, राजस्थान का जो मैप है उसमें अगर खुद हाथों से भर के देखोगे तो फिर और अच्छे ढंग से आपके याद हो जाएगा, आपकी स्मृति में शायद स्थायी बन जाएगा ये। आगे देखिए, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का प्रथम चरण जो कि 2008 में पूर्ण हो चुका था। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, इसका प्रथम चरण 2008 में पूर्ण हो चुका था। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि किसके सहयोग से? ये भी जापान के सहयोग से। वन से संबंधित जापान काफ़ी सहयोग कर रहा है, वनों से संबंधित पेड़ पौधों को लगाने में, क्योंकि उन्होंने द्वितीय महायुद्ध के दौरान पर्यावरण को काफ़ी नज़दीक से देखा है, काफ़ी अपने आप पर झेला है। जो परमाणु बम अणु बम गिरवाए गए थे ना 2, हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसके बाद में पर्यावरण के प्रति काफ़ी सचेत हो चुका है जापान। तो जापान वैसे भी हमारा सहयोगी देश है और जापान के सहयोग से ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें भी जापान का सहयोग और यहाँ भी जापान का सहयोग जैव विविधता से संबंधित। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य भी पूछ लेते हैं कई बार। वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जल संरक्षण, ये मुख्य उद्देश्य था। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था। एक ऑप्शन में लिख दिया वृक्षारोपण, एक में लिख दिया जैव विविधता, और एक में लिख दिया जल संरक्षण, और एक में लिख दिया बाढ़ संरक्षण। तो बाढ़ से संरक्षण वो इसमें नहीं है उद्देश्य। आगे राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, इसका दूसरा चरण है। वो तो पहला चरण था, ये दूसरा चरण है। इसमें 2011-12 में से शुरू किया गया और 2018-19 तक की अवधि तक था ये दूसरा चरण, 11-12 से लेकर 18-19 तक। लेकिन जैसे 18-19 आया उसके बाद में इसे 2023-24 तक बढ़ा दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से ये फेज़ 2 वन विभाग द्वारा 2 नवीन परियोजनाएं प्रारंभ करने वाला दूसरा चरण बन गया। फिर आता है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। यह योजना दोस्तों ये फ्रांस के सहयोग से 13 जिलों में क्रियान्वित है और 2028 तक इसे पूर्ण होने
की संभावना प्रस्तावित है, यानी 2028 तक पूर्ण होगी। ये कौन सी? AFD, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, उसके सहयोग से 13 जिलों में क्रियान्वित है। AFD का मतलब होता है एजेंसी फ्रांस डेवलपमेंट। एजेंसी फ्रांस डेवलपमेंट, ये फ्रांस की एजेंसी है, कंपनी है। इसके द्वारा, इसके सहयोग से 13 जिलों में क्रियान्वित है। 2028 तक पूर्ण होने की संभावना है। नाम क्या है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। AFD और राज्यांश जो 13 जिलों में ये चलाई जा रही है, इसमें AFD का यानी एजेंसी फ्रांस डेवलपमेंट और राज्य हमारा राजस्थान है, इसका जो अंश है, अनुपात है सहयोग में, वो क्या है? 100 में से 70 रुपये इस कंपनी के और 30 रुपये राजस्थान के, इस प्रकार का अनुपात है इनमें। हमारे मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक सा हो सकता है कि 13 जिले आखिर कौन से हैं। तो उन 13 जिलों का मैं नाम बता देना चाहता हूँ। वैसे यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक। इस प्रकार से ये 13 जिले हमारी जो पूर्वी राजस्थान से संबंधित एक नहर परियोजना भी सुर्खियों में रही, उसी नहर परियोजना से संबंधित ये 13 जिले हैं। झगड़ा चला था ना कि राज्य में कांग्रेस सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार है। कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे थे कि पार्टी की वजह से केंद्र हमें सहायता नहीं दे रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है इसका। इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की वो परियोजना थी, उसका नाम आप याद रखना। तो यहाँ और हाँ दोस्तों, मैंने कल वाले वीडियो में एक राज्य का नाम पूछा था आपको कि खेजड़ी कौन से राज्य का राज्य वृक्ष है, तो वो तेलंगाना राज्य है। मैं बताना भूल गया था, उसमें तेलंगाना राज्य का है। राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना, एक ये परियोजना और दोस्तों जापान के सहयोग से है, 19 जिलों में क्रियान्वित है। राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना। फिर रखत, यहाँ 19 जिले मैं बता देता हूँ, वैसे थोड़ा सुन लो। अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर। कहने का मतलब है पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान का लगभग क्षेत्र कवर हो रहा है इसमें 19 जिलों में। कई बार सीधा शब्द दे देते हैं कि रखत क्या होता है। तो रखत है बिना जूता हुआ, ये जूता नहीं है, जूता हुआ। खेत में जब जुताई की जाती है तो एक खेत है जो छोड़ दिया जाता है खाली, उस छोड़े गए खेत को यानी बिना जूता हुआ खेत है। जूता हुआ खेत का मतलब होता है जिसमें फसलें बो दी जाती हैं। तो ऐसा खेत जिसमें फसलें नहीं बोई जाती हैं वो जूता हुआ खेत होता है और उसे रखत कहते हैं। कांकड़, कांकड़ खेतों की परिसीमा जिसमें व्यापक पेड़ लगे हों। खेतों की परिसीमा, वैसे तो गांव की कांकड़ बोलते हैं ज़्यादातर हमारे स्थानीय भाषा में। हमारा ये गांव है, मान लेते हैं ये हमारा गांव है, इस गांव की कांकड़ का मतलब है ये दूसरा गांव और ये हमारा गांव। इस गांव से इस गांव की दूरी आती है, इस गांव से इस गांव के बीच की जो दूरी है ये मान लेते हैं यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी है दोनों गांवों के बीच। अब 5 किलोमीटर तो इन दोनों के बीच में ये सीमा एकदम बीच की स्थिति 5 किलोमीटर आ गई। 5 किलोमीटर इस गांव से ये दूरी और 5 किलोमीटर इस गांव से ये दूरी। लेकिन कांकड़ में, कांकड़ का मतलब होता है इस गांव के जो खेत होते हैं वो खेत कितनी दूरी तक एरिया कवर करते हैं। मध्य तो 5 किलोमीटर है, लेकिन कई बार क्या होता है ये गांव बड़ा है ये गांव छोटा है, ऐसे भी होते हैं। तो इस गांव के खेत हैं वो लगभग 8 किलोमीटर तक आ जाते हैं।
और इस गांव के खेत हैं वो सिर्फ 2 किलोमीटर तक के हैं। तो इस गांव के लिए तो कांकड़ हो गई ये 2 किलोमीटर पर, और इस गांव के लिए कांकड़ हो गई ये 8 किलोमीटर पर। तो जहाँ से अपने गांव के खेत शुरू होते हैं वो सीमा, उसके बारे में है। ये कांकड़ शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। कांकड़, जहाँ से अपने गांव के खेतों की सीमा शुरू होती है वो कांकड़, यानी वहाँ पर पेड़ भी लगे होते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब शुरू किया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को शुरू किया गया। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 5 जून को दिया जाता है। वर्ष 2012 में कांग्रेस सरकार ने ये शुरू किया था, क्योंकि राजीव गांधी कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस सरकार ने 2012 में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ किया। अगर पर्यावरण में कोई सुधार कर रहा है उसे दिया जाता है। अगर कोई संस्था है तब तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और साथ में चांदी का कमल यानी रजत कमल की ट्रॉफी दी जाती है, और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और रजत कमल ट्रॉफी ये दी जाती है। तो व्यक्ति विशेष को 2 लाख रुपए और संस्था को 5 लाख रुपए 5 जून 2012 से शुरुआत की गई, कांग्रेस सरकार द्वारा शुरुआत की गई, और अब प्रत्येक वर्ष 5 जून को ये दिया जाता है। तो ये अगर 5 जून हमें याद करना पड़ रहा है तो हो सकता है इससे संबंधित अन्य दिवस भी पूछ सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित अन्य, वातावरण से संबंधित, वनस्पतियों से संबंधित कौन से दिवस हैं जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। जैसे महत्वपूर्ण विश्व के दिवस कौन से? जैसे विश्व जल दिवस, मैं ये क्रम से बता रहा हूँ, 5-6 दिवस हैं जो हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हो आप, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। विश्व जल दिवस है 22 मार्च को, विश्व मौसम दिवस है 23 मार्च को। कहने का मतलब है पहले दिन जल और दूसरे दिन मौसम। जल आया मौसम बिगड़ा, जल आया मौसम में सुधार हुआ। कैसे भी, पहले जल यानी पानी और फिर मौसम। पानी आएगा तो मौसम में बदलाव होगा। अगर बरसात की संभावना है तो मौसम में बदलाव होगा। इस प्रकार याद कर लो, बता रहा हूँ याद करने के लिए, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। पहले मौसम बिगड़ता है फिर जल आता है, लेकिन जल का जब दबाव होता है तभी मौसम बिगड़ता है, ये भी याद रखना। तो पहले जल फिर मौसम लगातार हैं 22 मार्च और 23 मार्च। फिर हम आगे देखिए अन्य दिवस है पृथ्वी दिवस, वो तो मार्च थे। अब अप्रैल में आता है एक पृथ्वी दिवस है, ये अप्रैल में, इसमें प्र और इसमें भी प्र। अप्रैल प्र, पृथ्वी प्र, अप्रैल में यानी 22 अप्रैल को। फिर आता है जैव विविधता दिवस है, जैव विविधता दिवस है मई में। और पर्यावरण दिवस है 5 जून को, ये 22 मई और ये 22 अप्रैल। ये तारीख से ज़्यादा अगर महीने याद रखो तो बढ़िया रहता है। यहाँ 4 महीने लगातार आ गए, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो ये दिवस ज़्यादा पूछते हैं। 2 दिवस तो हैं मार्च के, 1 अप्रैल का, 1 मई का और 1 जून का। जून का पर्यावरण दिवस हम कभी नहीं भूलेंगे, वो तो सबको पता है। और यहाँ जल और मौसम, मौसम विज्ञान दिवस है, यानी जल और मौसम, ये मार्च के 22-23 मार्च। और फिर 22 अप्रैल, 22 मई, ये पृथ्वी पर में पर आ गया पृथ्वी, और ये जैव विविधता मई। तो इस प्रकार से 5-6 दिवस याद हो सकते हैं। आगे देखिए ये ओजोन दिवस है 16 सितंबर का, ओजोन दिवस है, ये लास्ट में चला गया। ओजोन 16 सितंबर, ओ से शुरू हो रहा है, और ये 100 से शुरू हो रहा है, ऐसे याद कर लो। ओजोन 16 सितंबर। अब आता है राजस्थान इको टूरिज्म, ये क्या है आखिर? तो राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र के बाहर वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वन विभाग द्वारा फरवरी 2010 में अनुमोदित की गई इको टूरिज्म पॉलिसी है।
2010 में वन नीति लागू हुई थी प्रथम, तो उसी समय ये सारे के सारे मामले हुए थे। वन विभाग, ये मान लो वन क्षेत्र है, इसमें तो वन है, लेकिन इसके बाहर भी जगह बच गई। इस बाहर वाले क्षेत्र में वन लगाने के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वन विभाग द्वारा 2010 में ये नीति लागू की गई। राजस्थान इको टूरिज्म यानी पर्यटनों से संबंधित है। तो यहाँ पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए वन लगाने जरूरी हैं। इसके अंदर तो ये वन है, वन विभाग, ये तो वन का हिस्सा हो गया, लेकिन इसके बाहर, वन के बाहर का जो क्षेत्र है, यहाँ भी पौधे लगाने हैं। और किस नीति के तहत? राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत। आगे ये महुआ, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, फिर पढ़ लेते हैं। इसके फूल पीने के लिए, बीज तेल निकालने के लिए और फलों का प्रयोग देसी शराब बनाने में होता है। महुआ है जो कि आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहलाता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ आदि जिलों में पाया जाता है। इसके फूल तो पीने के काम आते हैं, बीज तेल निकालने के, और फल हैं वो देसी शराब बनाने के लिए, अतकड़ बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। ऑक्सीजोन पार्क, ये कहाँ स्थापित किया गया था? 100 करोड़ की लागत से कोटा में स्थापित किया गया था दोस्तों, ऑक्सीजोन पार्क। JFM संयुक्त वन प्रबंधन, JFM का मतलब है संयुक्त वन प्रबंधन। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त का मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन। वनों की सुरक्षा व प्रबंधन हेतु स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने के लिए यह साझा कार्यक्रम है। संयुक्त का मतलब सहयोग लेना, जनता का सहयोग लेने के लिए ये शुरुआत की गई है। इसके 15 मार्च 1991 में शुरू किया गया कार्यक्रम था ये JFM। इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखना कि JFM क्या है? यह लोगों से सहयोग लेने के लिए, स्थानीय समुदाय हैं उनकी सक्रिय सहभागिता लेने के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए ये एक वन प्रबंधन कार्यक्रम है जो कि 15 मार्च 1991 से प्रारंभ किया गया था। तो फिर ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि वर्तमान में बहुत कुछ इस पर बहुत धन खर्च किया है सरकार ने। तो 2023-24 से वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। प्रतिवर्ष कितने पौधे? ये प्रश्न सीधे के सीधे पूछ लिए गए हैं, आगे भी पूछ सकते हैं कि 2023-24 में इसकी शुरुआत की गई। और जो वन क्षेत्र है उसके बाहर, जैसे इको टूरिज्म पॉलिसी थी ना 2010 में शुरुआत की गई थी, ठीक उसी प्रकार से ये टोफिर है। टोफिर का मतलब ट्री, पेड़, आउटसाइड बाहर की तरफ, T से ट्री, O से आउटसाइड, F से फॉरेस्ट, I से इन, R से राजस्थान। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। ट्री का मतलब पेड़, आउटसाइड बाहर की तरफ, फॉरेस्ट जंगल, वन के बाहर राजस्थान में, इन राजस्थान में वनों के बाहर का जो क्षेत्र है, इलाका है, उसमें पौधे लगाने के लिए, हरियाली बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 1 करोड़ पौधे कहाँ लगाए जाएंगे? जहाँ गोचर है, ओरण है। ओरण का मतलब बीड़, समझ गए ना, गांव के नज़दीक है या जहाँ बिजाई नहीं की जाती है बल्कि पशुओं को चराने के लिए जो क्षेत्र रखा जाता है, भीड़, ओरण, उसमें चरागाह में यहाँ 1 करोड़ पौधे लगाने, और 1 करोड़ पौधे शहरी क्षेत्रों में लगाने के लिए, शहर का जो क्षेत्र है वहाँ 1 करोड़ पौधे दोगे। फिर 3 करोड़ पौधे ये जनसाधारण को अपने घरों, खेतों इत्यादि में लगाने के लिए। ये तो सरकार के, फिर जनसाधारण को 3 करोड़ पौधे लगाने, वे चाहे अपने घरों में लगाएं चाहे अपने खेतों में लगाएं, जहाँ भी उनको जगह मिले। इनके अलावा यानी गोचर, ओरण, चरागाह तथा शहरों के अलावा अन्य स्थल जहाँ दिखाई दें पौधे लगाने के लिए उपयुक्त, वहाँ 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रकार 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है 1 वर्ष के भीतर, और 2023 से इसकी शुरुआत की गई है।
विश्व वानिकी उद्यान ये कहाँ पर है? जयपुर में। सीधा पूछ लिया गया था प्रश्न कि विश्व वानिकी उद्यान कहाँ है? जयपुर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट जो कि कब से कब तक है? 1991 से लेकर 2000 तक। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट 1991 से लेकर 2000 तक। ये भी देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट है 1991 से लेकर 2000 तक संचालित हुई थी। इसमें भी जापान का सहयोग लिया गया था, यानी भारत और जापान की संयुक्त परियोजना थी। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी नहर है, उसके सारे वानिकी से संबंधित, वनों से संबंधित। आगे देखिए, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में। उसमें क्या किया गया? वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्ता समाप्त कर दी गई। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, उसमें क्या किया गया? तो वनों के बारे में जो राज्यों को पहले स्वायत्ता दी गई थी वो समाप्त कर दी गई। या प्रश्न ऐसे भी घुमाकर पूछ सकते हैं कि वनों के बारे में राज्यों को जो स्वायत्ता दी गई वो कब समाप्त की गई, उसे कब खत्म किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। आगे देखिए, हरित राजस्थान योजना ये आखिर क्या है? हरित राजस्थान योजना यह वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की राजकीय व निजी भूमि पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण के काम करने हेतु 18 जून 2009 को शुरुआत की गई थी। जैसे सरकारी स्कूल हैं या अन्य निजी भूमियाँ जो खाली पड़ी है, उन पर बड़े स्तर पर पेड़ पौधे लगाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। हरित राजस्थान योजना कब? 18 जून 2009 को। ये भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों। भारत का प्रथम वेटलैंड सिटी कौन सा जिला बना? भारत के 3 जिले थे जिनको वेटलैंड सिटी घोषित करने के लिए भारत सरकार की तरफ से भेजे गए थे। एक तो उदयपुर तथा 2 मध्य प्रदेश के थे। एक राजस्थान का, 2 मध्य प्रदेश के, एक तो भोपाल और एक इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में और भोपाल भी मध्य प्रदेश में। 2 तो वो और एक उदयपुर। इन तीनों को वेटलैंड सिटी घोषित करने के लिए लिखित रूप में जनवरी 2024 में भेजा गया था प्रमाणन हेतु। लेकिन बना कौन सा? उदयपुर। तो भारत का प्रथम वेटलैंड सिटी कौन सा जिला बना? उदयपुर। कौन सा? सिटी, जिला नहीं, शहर बना तो उदयपुर, जो कि राजस्थान का है। राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है, जनवरी 2024 में बना था ये। राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता, कितनी बढ़िया प्रतियोगिता है, आप भी हिस्सा लीजिए। राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिता, इसमें आपको हिस्सा लेना है या फिर वृक्षों को हिस्सा लेना है, ये सोचने वाली बात है। 11 अगस्त 2023 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने स्थानीय वृक्षों के संरक्षण को, यानी जो स्थानीय वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष कई गाँवों में पाए जाते हैं, उन वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता की शुरुआत की। कब है? 11 अगस्त 2023 को। इसमें 113 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है। 113 प्रजातियाँ इनको सूचीबद्ध किया गया है। और ये प्रतियोगिता यह एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता है दोस्तों, फोटो खींची जाती है। वृक्ष है उनको संरक्षित करने के लिए यह एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता है। वैसे फोटो के माध्यम से बताया जाता है कि ये वृक्ष कौन सा है, ये कौन सा है और यहाँ इस प्रकार से है। तो ये फोटोग्राफी प्रतियोगिता है, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए है और फिर प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा शुरुआत की गई है। राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता है। 113 प्रजातियाँ वृक्षों की इसमें चयनित की गई हैं। फिर देखिए, राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 2023-24, इसके अनुसार ये भी प्रश्न कई बार पूछ सकते हैं। इसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं घटते क्रम में? सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से। यानी सबसे अधिक वन उदयपुर में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? उदयपुर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूँ। फिर दूसरे नंबर पर यानी उदयपुर से कम कहाँ? 12।
फिर करौली और फिर चित्तौड़गढ़ और फिर अलवर। 5 जिलों के बारे में बताया मैंने। उदयपुर नंबर 1 पर है, फिर 12, फिर करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर। घटते क्रम का मतलब होता है अवरोही क्रम। एक बढ़ता क्रम आरोही क्रम होता है, ये घटता क्रम है। अवरोही क्रम भी नाम लिख सकते हैं, ट्रिक याद कर सकते हैं। उबा कचीला, उबा कचीला, ऊ से उदयपुर, बा से 12, कै से करौली, ची से चित्तौड़गढ़, कचीला अलवर। तो उबा कचीला कैसे भी याद कर लो। सबसे ज़्यादा उदयपुर में और न्यूनतम वन क्षेत्र, सबसे कम वन क्षेत्र हम बार बार देखते आ रहे हैं कि चूरू महाशय सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है, सबसे कम चूरू में। फिर 2 नंबर पर इसके पड़ोसी हनुमानगढ़ में चूरू से ज़्यादा है, यानी पूरे राजस्थान में देखा जाए तो सबसे कम चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में, फिर नागौर में, और फिर जोधपुर में, और फिर दौसा में। नीचे से अगर हम बढ़ते चलें तो सबसे कम, सबसे निम्न स्तर पर चूरू, उससे ठीक ऊपर हनुमानगढ़, उससे ठीक ऊपर नागौर, उससे ऊपर जोधपुर और फिर दौसा। इस प्रकार बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। तो ये तो है चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, दौसा। और घटते क्रम में उदयपुर, 12, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर। सर्वाधिक वन प्रतिशत, ये प्रतिशत है वो क्षेत्र था। ये कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, बहुत बार यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये तो है क्षेत्रफल और ये है प्रतिशत। प्रतिशत थोड़ा अलग होता है, क्षेत्र में से प्रतिशत अलग निकाला जाता है फिर बताया जाता है। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वन किस जिले में, प्रतापगढ़ में। और उदयपुर 2 नंबर पे आ गया है। चाहे क्षेत्र ज़्यादा है इस उदयपुर का क्षेत्र चाहे ज़्यादा है लेकिन प्रतिशत कम है, क्योंकि प्रतापगढ़ जिला छोटा है, उदयपुर जिला बड़ा है क्षेत्रफल में। प्रतापगढ़ जिला छोटा है, तो अगर वन कम है तो भी प्रतिशत उनका बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रतिशत में प्रतापगढ़ 1 नंबर पे, उदयपुर 2 नंबर पे। यह बदलाव आ गया। यहाँ क्षेत्रफल में उदयपुर 1 नंबर पे था, यहाँ प्रतापगढ़ प्रतिशत में 1 नंबर पे आ गया। तो ये घुमाकर पूछ सकते हैं। प्रतापगढ़ 1 नंबर पे, 2 नंबर पे उदयपुर, करौली 12, सिरोही। अब यहाँ देखिए करौली तो तीसरे नंबर पर था, वहाँ भी और यहाँ भी। क्षेत्रफल में करौली तीसरे नंबर पे और यहाँ प्रतिशत में भी करौली तीसरे नंबर पे। उदयपुर पहले नंबर पे था जो कि दूसरे नंबर पर आ गया, और प्रतापगढ़ आ टपका है पहले नंबर पे जो कि यहाँ था ही नहीं। और 12 दूसरे नंबर पर था, वो चौथे नंबर पे आ गया है। इस प्रकार से दोबारा देखिए, प्रतिशत में 1 नंबर पे प्रतापगढ़, 2 नंबर पे उदयपुर, 3 नंबर पे करौली, 4 नंबर पे 12 और 5 नंबर पे सिरोही। ये प्रतिशत है। और न्यूनतम प्रतिशत वाला ये चूरू महाशय तो फिर तैयार बैठे हैं कि सबसे कम वन कहाँ, चूरू में। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू, और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला भी चूरू। उसके बाद जोधपुर, फिर नागौर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। सबसे कम प्रतिशत में चूरू, दूसरे नंबर पे जोधपुर, फिर नागौर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? 32,921 वर्ग किमी। ये 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों। राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? 32,921 वर्ग किमी। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि यानी जितने में ये वन हैं 9.61%। जो राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसके कितने प्रतिशत भूमि पर ये वन है? 9.61%। और राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र 7.42% है। प्रतिशत में 7.42% है। प्रति व्यक्ति औसत वन आवरण व वृक्ष आवरण क्षेत्र, प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो वनों से ढका हुआ क्षेत्र है, उसके बारे में प्रति व्यक्ति वन आवरण औसत के रूप में बताना है, या वृक्ष आवरण
0.037 हेक्टेयर। ये कन्फ्यूज़ करने के लिए 0.0037 भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट के बाद 3 अक्षर हैं, 3 अंक हैं, 037 0.037 हेक्टेयर में प्रति व्यक्ति औसत वन आवरण बता रखा है। राजस्थान का कुल वन आवरण में वृक्ष आवरण, कुल वन आवरण है राजस्थान का, उसमें से वृक्ष का आवरण कितना है? 25,388 वर्ग किमी वृक्ष आवरण इतना है। राजस्थान का कुल वन आवरण कितना है? 16,655 वर्ग किमी, जो कि 4.87% एरिया कवर करता है प्रतिशत में। राजस्थान का कुल वृक्ष आवरण कितना है? राजस्थान का, ये तो वन आवरण में से वृक्ष आवरण बताया था, जबकि ये कुल वृक्ष आवरण कितना? 8,733 वर्ग किमी। इसमें थोड़ा फर्क समझ लो, ये तो वृक्ष आवरण ये भी है, वृक्ष आवरण ये भी है। ये तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से, और ये जो वन आवरण है, वन आवरण राजस्थान का जितना भी है उसमें से मान लीजिए ये राजस्थान है पूरा, इसमें से इतने में, इतने इलाके में वन है, वन आवरण। तो इस वन आवरण में से कितना, इतना एरिया वृक्षों का है, वृक्ष आवरण का 25,388 वर्ग किमी, जबकि ये पूरा का पूरा राजस्थान का क्षेत्रफल, इसमें से वृक्ष आवरण 8,733 वर्ग किमी। अब अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? 15वां। अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 15वें नंबर पे आता है वन क्षेत्र की दृष्टि से। इस प्रकार से दोस्तों हमने वन संपदा से संबंधित कुल 3 भाग बनाए हैं और लगभग संपूर्ण कंप्लीट हो चुका है। और आज मैंने आपको ये तो नहीं बताया, लेकिन अब मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ जो भी सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जाती है, सबसे पहले तो उसके प्राथमिक आंकड़े उनके बारे में बताया जाता है। प्राथमिक सोर्स है, उसका ऊपरी अध्ययन किया जाता है और उसमें लगभग परीक्षा में पूछे गए लगभग 50-60% प्रश्न कवर हो जाते हैं, लेकिन 30-40% प्रश्न सीधे के सीधे परीक्षा में डाल देते हैं एग्जामिनर। उन प्रश्नों को हल करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण शब्दावली चला रखी है। प्रत्येक अध्याय के बाद में ये जो पीछे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं वो सीधे के सीधे शब्द यहाँ डालकर उनको उनके बारे में समझाया जाता है कि आखिर ये क्या होता है। ये समझने के बाद हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है मामला। तो ये मत सोचना कि ये कहाँ से प्रश्न लाए गए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो पीछे आज तक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको संदर्भ में रखते हुए NCERT या अन्य कोई सोर्स जहाँ से भी उपलब्ध हो वो सारे के सारे सोर्स इकट्ठे करके आप तक सामग्री प्रेषित की जाती है। कोई एक किताब से नहीं है, कोई एक गाइड से नहीं है, ये बहुत कुछ किताबों का एक सार है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखना, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप थोड़े बहुत संतुष्ट हैं तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाना दोस्तों, और ज़्यादा संतुष्ट हैं तो मेरे से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए। NL स्टडी हमेशा आपकी प्रतीक्षा में रहता है, और सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।